जैसे आपने रेजिस्टेंस के लिए पढ़ रखा है, सेम वैसे ही अब आपको 12th में सेल्स के लिए भी पता होना चाहिए। तो सेल्स सीरीज में होने से मेरा मतलब क्या होगा, या तो सेल्स यूं लगे हुए हों इस तरह से कुछ, या फिर इस तरह से लगे हुए हों। दोनों केस में आप इनको सीरीज ही बोलोगे। सीरीज की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि सिंगल पॉइंट कॉमन होना चाहिए, सिंगल पॉइंट ही कॉमन होना चाहिए, ठीक है, सिंगल कॉमन पॉइंट। तो अगर ऐसे लगा रखा है आपने इनको कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तब तो ये सेल्स किस में है, सीरीज में होंगे। और यहां पे भी ऐसे बोल सकते हो, ये पॉइंट ए तो ये पॉइंट बी तो ये पॉइंट सी, तो सी वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट डिफरेंट पॉइंट होंगे, तब ये सीरीज में होंगे। अगर बाय चांस आपने यहां पे इन दोनों को सेम कर दिया, मींस आपने कैसे चेंज कर दिया इसको, आप अगर ऐसे मॉडिफाई कर दो इसको कि आप इसको जोड़ दो एक कनेक्टिंग वायर से। अगर कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया आपने, तो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो कनेक्टिंग वायर के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं, यानी सारे पॉइंट सेम हो जाएंगे। तो इस केस में इनका कनेक्शन क्या है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जब बोथ एंड्स कॉमन हो। अगर दोनों के दोनों एंड्स कॉमन हो तो हम बोलते हैं पैरेलल होता है, और अगर सिंगल पॉइंट कॉमन होता है तो हम सीरीज में बोलते हैं। तो ये भी एक काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है। जैसे हम जब शुरू में हमको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बताते हैं, तब उस टाइम पे हमको सीरीज से ऐसे याद होता है कि भाई सीरीज का मतलब तो क्या होना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि सीरीज का मतलब तो ऐसे होता है, इस तरह से। लेकिन अगर मैंने आपको ये ऐसे दे रखा है केस, तो अब ये कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन है, ये सीरीज में नहीं है, ठीक है। अगर आपने यहां पे एक सिंगल वायर से जोड़ दिया इसको, हाँ, अगर आपने इसको किसी और से जोड़ रखा है, ऐसे कोई सेल है, कोई और रेजिस्टेंस है, तो सेल के अक्रॉस के जो पॉइंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो यहां पे आप बोलोगे कि ये कनेक्शन सीरीज है। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं, जो सेकंड वाला केस है, तो सेकंड वाले में ये कनेक्शन पैरेलल का होगा, क्योंकि अगर आप इसको ए बोलोगे, इसको बी बोलोगे, तो कनेक्टिंग वायर के सारे पॉइंट बी होंगे, सेम होते हैं। तो ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस, ये वाला भी ए और बी के बीच में और ये वाला भी ए और बी के बीच में, तो जब आप इसको रीड्रॉ करोगे दोबारा, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट सारे ए और ये पॉइंट सारे बी। तो पहली चीज तो होती है कि सीरीज और पैरेलल के बीच का कंफ्यूजन। तो सीरीज और पैरेलल के बीच का कंफ्यूजन कैसे निकलता है, यहां पे आपको ये देखना होता है कि पॉइंट दो कॉमन है या कोई सिंगल पॉइंट कॉमन है। अगर सिंगल पॉइंट कॉमन होता है तो हम उनको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। अब सीरीज कनेक्शन में मेन चीजें दो हो सकती हैं, या तो आपको सेल्स इस तरह से जुड़े हुए मिल जाएं, जैसे कि इस फर्स्ट केस में है, या तो सेल्स इस तरह से जुड़े हुए हों। यहां पे क्या चीज है जो दूसरे केस में नहीं है, ऐसी कौन सी चीज है यहां पे जो उस दूसरे केस में नहीं है, तो वो है यहां पे ये कि अगर मैं सपोज यहां से यहां जा रहा हूं, मूव कर रहा हूं फ्रॉम ए टू सी, अगर मैं ए टू सी जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, इस सेल का पहले आ रहा है पॉजिटिव, इस सेल का पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और दूसरे सेल के लिए भी जब जाऊंगा तो पहले मुझे इसका पॉजिटिव मिलेगा, यहां पे मुझे इसका दूसरा इसका नेगेटिव मिलेगा। अब यहां पे आपको एकदम से ये लगेगा नहीं कि ऐसा होगा, पर ऐसा होगा। यहां पे दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इनका जो पोटेंशियल है वो जुड़ेगा, या ईएमएफ है वो एडअप होगा। क्यों होगा ऐसा बताऊंगा अभी, ठीक है। और ये जो दूसरा केस है, इस केस में तो यहां पे ये दोनों सेल्स एक दूसरे के कुछ अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। अलग तरीके से जुड़ने से क्या मतलब है यहां पे, कि अगर आप यहां से किसी भी एंड से चलोगे, अगर आप इस एंड से इस एंड की तरफ जा रहे होते, तो क्या होता, यहां पे पहले सेल का तो प्लस पहले आता और माइनस बाद में आता, और जो सेकंड सेल है उसका माइनस पहले आता और प्लस बाद में आता। तो यहां पे ये चीज हम सीखेंगे कि ये दोनों सेल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, पहले तो उस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। जो हमारा पहला केस है, सबसे पहले मैं उस केस को ले रहा हूं, पहला केस में इसको बोल रहा हूं, ठीक है। फिर एक और पॉइंट यहां पे ऐड करूंगा कि अब हम जब सेल्स को लेंगे तो हम नॉर्मली सेल्स को कैसे बनाएंगे, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है ना। आपको
सेल्स को कैसे शो करना है अब, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करके, क्योंकि रियलिटी में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, हालांकि हम उसको छोटे लेवल पे इतना ध्यान, यहाँ पे जो हम सेल्स को ड्रॉ करेंगे तो हमें ड्रॉ ऐसे करना होगा कि आप एक सेल को शो करो और साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी शो करना होता है। अब यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको ऐसे शो कर रहे हो या ऐसे शो कर रहे हो, सेम थिंग है ये, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम है, ठीक है। रेजिस्टेंस को पहले बाद में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम दो सेल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक सेल है, उसका ईएमएफ E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सेकंड सेल इसका ईएमएफ E2 और रेजिस्टेंस R2। अब मैं इस सेल को जोड़ रहा हूं सीरीज में, तो मैंने इनको सपोज ऐसे जोड़ दिया, इस तरह से एक वायर लगा करके जोड़ दिया, और मैंने ये वाले एंड्स को भी कनेक्ट करने के लिए यहां पे कोई रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, कोई भी डिवाइस हो सकता है। और यहां पे ये हमारे सेल्स हैं, ये पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2। आप पॉइंट्स को नाम दे दो, ये पॉइंट सपोज A है, ये वाला पॉइंट A, तो कनेक्टिंग वायर के सारे पॉइंट सेम होते हैं, तो यहां तक सारे पॉइंट A हो जाएंगे। अगर मैं इस पॉइंट पे जंप मारूंगा तो यहां पे मुझे पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज एक रेजिस्टेंस आ गया बीच में, तो यहां तक ये सारे पॉइंट B आ गए। अब मैं इसके बाद यहां पे चलूंगा अगर, तो ये वाले पॉइंट का मेरे को नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक और रेजिस्टेंस आ चुका है। फिर मुझे इस पॉइंट का भी नाम चेंज करना पड़ेगा, वो हो जाएगा D पॉइंट, और फिर इस पॉइंट का भी नाम मैं कुछ और रख लेता हूं, सपोज E। तो इस तरह से ये सर्किट है। अब इस सर्किट में जब हम स्टडी करें तो देखो, सबसे पहले मैं ये पॉइंट ए वाला ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे ये वाला पॉइंट है ए। अब अगर चलो एक बार इसको मैं इस पॉइंट के लिए ड्रॉ ना करके मैं इसको जनरल बात कर रहा हूं, यहां पे ये है कोई भी सेल, एनी सेल। तो कोई भी सेल होता है, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो हम बोलते हैं कि किसी भी सेल के लिए, फॉर एनी सेल, जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, ईएमएफ इक्वल्स टू पोटेंशियल प्लस आई इंटू में आर। जब एक सिंगल सेल, कोई भी सिंगल सेल का अगर आप ईएमएफ दिया हुआ है आपको, और आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, आपको ईएमएफ गिवन है और आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। और यहां पे ये जो आर आता है छोटा वाला, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसको समझने के भी दो तीन तरीके बताए थे, ठीक है, किसी एक से भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो कोई भी सेल होगा, कोई भी सेल, एनी सेल, तो किसी भी सेल के लिए अगर हमको उसका पोटेंशियल निकालना हो तो हम फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ईएमएफ इक्वल्स टू वोल्टेज प्लस आई इंटू में आर। तो यहां से अगर हम वोल्टेज निकालें किसी भी सेल के लिए, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, तो वोल्टेज किसी भी सेल का ये होता है ईएमएफ माइनस आई इंटू में आर, ओके। अब यहां पे हम दोबारा से अपने डायग्राम पे जाएंगे। अब यहां देखना, जो ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल जुड़ा हुआ है इस पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में, ठीक है। यहां पे जो फर्स्ट सेल है ये जुड़ा हुआ है पॉइंट ए और डी के बीच में। तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो इसको कि ये वाला पॉइंट आपने ड्रॉ कर दिया ए, ये वाला पॉइंट ड्रॉ कर दिया डी। तो ए और डी के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप सपोज कर सकते हो कि करंट जा रहा है यहां से आई, इस पूरे सर्किट से करंट जा रहा है आई। तो आप यहां पे वोल्टेज एडी के अक्रॉस क्या लिख सकते हो, वोल्टेज अक्रॉस एडी। तो उस वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, इस सेल का ईएमएफ, इस सेल का ईएमएफ कितना है E1, और माइनस करंट जा रहा है इससे आई, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। तो पहली चीज तो ये आएगी कि हम फर्स्ट सेल का यहां से ईएमएफ निकाल सकते हैं, और फर्स्ट सेल का ईएमएफ क्या आएगा, वोल्टेज अक्रॉस एडी, इसकी वैल्यू ये आएगी। और अब आप सिमिलरली यहां पे सेकंड सिचुएशन में भी लगा सकते हैं इसको। तो सेकंड सिचुएशन में जो बैटरी है यहां पे कनेक्शन, उसका पॉइंट डी से
और पॉइंट बी से कनेक्शन है। तो अगर मैं पॉइंट डी और पॉइंट बी दोनों को साथ में ड्रॉ करूं तो यहां पे मेरा पॉइंट है डी और यहां पे एक सेल है और यहां पे रेजिस्टेंस है R2। करंट तो इस सेल से भी आई जा रहा है सपोज, क्योंकि करंट सेम ही जाएगा दोनों में। तो यहां पे आप लिख सकते हो ये पॉइंट डी और ये वाला पॉइंट है बी, डी एंड बी। हाँ ओके। तो वोल्टेज आएगा बी और डी के अक्रॉस, उस वोल्टेज की वैल्यू आएगी दोबारा से वैसे E2 माइनस आई इंटू में R2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं वी बी डी करके। ये सपोज आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये सपोज आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब दोबारा से हमारे पॉइंट्स को देखते हैं। जो हमारे पास इस सर्किट में जो पॉइंट थे, इस सर्किट में जो पॉइंट थे हमारे पास में बी पॉइंट और ए पॉइंट, मैंने इन दोनों के बीच का पोटेंशियल निकाल लिया है। तो मैं इन दोनों को अगर रीड्रॉ करूंगा तो कैसे आएगा यहां पे। अब अगर मैं दोबारा से इस डायग्राम को बनाऊंगा तो मैं इसको सिंपल में कैसे बना सकता हूं। तो सिंपल में अब आप उसको ऐसे बनाओगे कि ये आपका पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट डी और ये वाला पॉइंट बी। ए और डी के बीच में वोल्टेज की वैल्यू आई है VAD और इन दोनों के बीच में वैल्यू आई है वोल्टेज की VDB। अब इसमें एक सिंपल सी चीज और लगा लो कि वोल्टेज का पॉइंट दिखा लो कि जैसे मैंने लिखा है कि AD, ये देखो यहां पे, जैसे जब मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस AD, यहां पे आपको बताना है कि A और D में से ज्यादा हाई वोल्टेज किस पॉइंट का होगा, मतलब किस पॉइंट का वोल्टेज ज्यादा होगा, ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज किस पॉइंट का होगा A और D में से। तो किस पॉइंट का होगा बता सकते हो, कौन से पॉइंट का वोल्टेज ज्यादा होगा, A पॉइंट का। वाई कि A पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉइंट का वोल्टेज हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द नेगेटिव पॉइंट। तो A पॉइंट हाइयर वोल्टेज पे होगा और अगर मैं D और B को कंपेयर करूंगा तो भी कौन सा पॉइंट हाइयर वोल्टेज पे होगा, D वाला, ठीक है, बिकॉज D बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है एंड B इज कनेक्टेड टू द माइनस ऑफ द बैटरी। तो अब हम यहां पे जब ये फॉर्मूला हमने लिखा था वोल्टेज का, तो जो पहला फॉर्मूला था वो ये आया था, पहली इक्वेशन ये आई थी सॉरी। तो इसमें अगर मैं वोल्टेज का डिफरेंस लिखना चाहता तो मुझे कैसे लिखना चाहिए था इसको, जिसको मैंने लिखा था VAD, उसकी वैल्यू आई थी E1 माइनस आई R1 और VAD का मतलब आई शुड राइट VA माइनस VD। क्यों, बिकॉज आई नो कि A पॉइंट का वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है ना, बिकॉज A इज एट हाइयर वोल्टेज। अगर A इज अ हाइयर वोल्टेज, इसमें अब भी डाउट है तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि A किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और B जुड़ा हुआ है नेगेटिव से। सॉरी, मुझे पहले B नहीं लेना, मुझे यहां पे D लेना था। हम बोलेंगे VA इज ग्रेटर देन VD। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम मॉडिफाई करके और उसको इस तरह से लिख सकते हैं VA माइनस VD। तो अब ये वाली इक्वेशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, या इसको थर्ड मान लो। और सिमिलरली जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन BD के अक्रॉस वोल्टेज, ये वाली, इसमें भी आपको बता दिया कि पॉइंट B होगा वो लो वोल्टेज पे होगा। B और D के बीच में ये वाला पॉइंट B और ये पॉइंट D के बीच में हाइयर वोल्टेज पे D होगा। तो ये जो फॉर्मूला लिखा था हमने सेकंड वाला, ये वाला फॉर्मूला, इसको ही हम एज इट इज दोबारा से लिख देते हैं। ये वाला फॉर्मूला V2 का, इसको दोबारा से लिख देते हैं। तो VBD क्या हो गया भाई तेरे को। तो ये जो वोल्टेज का फॉर्मूला सेकंड वाली क्वेश्चन आई थी हमारे पास, ये वाली, इसको फिर से लिख रहा हूं। हमारे पास इसको हमने लिखा हुआ ऐसे था कि VBD, थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, VBD इक्वल्स टू E2 माइनस आई R2। बट यहां पे हमने पता कर लिया है कि वोल्टेज D पॉइंट का ज्यादा होगा, तो ये इक्वेशन आपके पास ऐसे आएगी। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब हमें करना क्या है, हमारे पास ओरिजिनली जो पॉइंट्स थे वो थे ये वाले पॉइंट्स A to D to B।
अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि VA माइनस VD इट वॉज इक्वल टू E1 माइनस IR1 एंड VD माइनस VB इक्वल्स टू E2 माइनस IR2। दो इक्वेशंस आपको गिवन है और इससे आपको वेरिएबल को गायब करना है। आपको चाहिए क्या? तो हमको चाहिए कि A और D के बीच में वोल्टेज कितना आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो हमको जो वैल्यू रिक्वायर्ड है हमारे लिए, वो वैल्यू रिक्वायर्ड है VA माइनस VB। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में एक सिंगल सेल होता A और B के बीच में, तो उसका वोल्टेज ही हमें निकालना होता सीरीज कनेक्शन में दो को हटा करके एक के लिए। तो यहां पे इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते थे हम? हमको किसको एलिमिनेट करना है? D को। तो आप सिंपली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। दिस वाज द थर्ड इक्वेशन, दिस वाज द फोर्थ, और इक्वेशंस को ऐड कर देंगे अगर हम यहां पे, तो थर्ड प्लस फोर्थ। अब दोनों में जो लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट इक्वेशन की, वो होगी VA माइनस VD। फिर जो सेकेंड इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड होगी VD माइनस VB। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेंगी, सिमिलरली दोनों की राइट हैंड साइड जुड़ेंगी। तो राइट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन की E1 माइनस IR1 और सेकेंड के लिए E2 माइनस IR2। अब यहां से हम देख लेंगे इस चीज को कि जो D पॉइंट है वो दोनों में यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो बचेगा उसकी वैल्यू आएगी VA माइनस VB इक्वल्स टू E1 प्लस E2 माइनस I मल्टीप्लाइड बाय R1 प्लस R2। तो हमने अगर दो सेल्स के अक्रॉस के जो पॉइंट्स थे, जो हमने पहला सेल लिया था उसके अक्रॉस पॉइंट थे A एंड D, और A एंड इट वाज D, और सेकेंड सेल था। तो हमने ये फर्स्ट सेल और ये सेकेंड सेल दोनों को जोड़ करके अगर हम इन दोनों की जगह इनके सब्स्टिट्यूशन में हम एक सिंगल सेल लगाते, तो अगर एक सिंगल सेल आपने लगाया होता तो आपको क्या चाहिए होता? उस सिंगल सेल्स के एक्सट्रीम पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका फॉर्मूला कितना आ गया हमारे पास? ये वाला फॉर्मूला। अब अगर मैं किसी सिंगल सेल की बात करता, कोई सिंगल सेल होता, तो सिंगल सेल के लिए इक्वेशन कैसे लिखता? तो सिंगल सेल के लिए इक्वेशन आती VA माइनस VB, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V इक्वल्स टू EMF माइनस I इंटू R। ये आती है वैल्यू एक सिंगल सेल के लिए। तो अब यहां पे आप दोनों को कंपेयर कर लो। दिस इज योर इक्वेशन नंबर A एंड दिस इज इक्वेशन B। दोनों को कंपेयर कर लो, कंपेयर A एंड B एंड यू विल गेट द आंसर। है ना? आपको दिख जाएगी ये चीज कि E1 प्लस E2 है, उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? E के बराबर। तो E1 प्लस E2 विल बी इक्वल्स टू E, एंड यहां पे जो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा? जो टर्म करंट से मल्टीप्लाई हो रही है। तो करंट से मल्टीप्लाई फर्स्ट इसमें इक्वेशन में कौन हो रहा है? R1 प्लस R2। तो आप बोलोगे कि जो नेट रेजिस्टेंस होगा सेल का वो आएगा R1 प्लस R2। तो अगर आप दो सेल्स को सीरीज में जोड़ करके उनको रिप्लेस करके एक सिंगल सेल रखना चाहते हो, तो उस सिंगल सेल के लिए आपको EMF उन दोनों के को जोड़ने से मिल, then we'll be able to write that for two cells. Now let's solve a numerical problem. The first cell has an EMF of 10 volt and internal resistance of 1 ohm, while the second cell is of 20 volt EMF and it has a resistance of 2 ohm. Now they are connected in series. So we'll get the diagram like this. It is given that these are connected in this order only and neither of the cell is manipulated or changed from any point. Now these are the two cells. These are connected by an external resistance of say 7 ohm. Now I want to know if I have to use a single cell instead of these two. If I have to use a single cell instead of these two, then its EMF should be E1 plus E2. That is the formula that we already got here. The net EMF should be equal to E1 plus E2. This is the result that we just got.
So for these two cells, I can write the net EMF will be the addition of their EMFs, which will be the first cell has an EMF of 10 volt while the second has 20 volt EMF. So the net EMF will be 30 volts. As it is written, we are given that one cell has 10 voltage EMF and second cell has 20 voltage. So the net EMF across a single cell will be 10 plus 20, 30 volts. And now I have to find the net resistance. So net resistance will be R1 plus R2. The net resistance will be R1 plus R2. This is the formula that we derived. So we can write the net resistance will be 1 ohm plus 2 ohm, that is 3 ohm. So now these two cells can be replaced by a single cell which will have an EMF of 30 volts, which will have an EMF of 30 volts and internal resistance 3 ohm. Now this single cell would have performed the same task that these two cells are performing right now. We can check that. Suppose in this first case, I want to solve it. So first we can see that this 1 ohm, this 2 ohm and this 7 ohm, all three are in series. So the net resistance of the circuit will be 10 ohm and the net voltage will be 30 volts. So the net current will be 30 upon 10, that is 3 amperes. And in this case, when a single cell of EMF 30 volt is connected, whose internal resistance is 3 ohm, we'll get the same result. So we can see that in this case also, the net resistance of the circuit will be 10 ohm while the voltage is 30 volts. So the current will be 3 ampere. So this is called the equivalent resistance formula when cells are connected in series. You can blindly follow this. If cells are connected like this or this, then the resultant EMF of the cell that you can use instead of these two will always be equal to E1 plus E2, and its resistance will always be equal to R1 plus R2. If either they are connected like this or like this, this means its positive is connected, the negative of one cell is connected to positive. This is the arrangement, and we can easily prove this also. That will prove it next time. If cells are connected like this, then their EMF gets cancelled out. Okay.